प्यारे दोस्तों नमस्कार। मन में उठने वाले विचार और उन विचारों को शब्दों का रूप देने का काम तो लंबे अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन शब्दों में ढालकर लिखी अपनी इन कहानियों को आप तक पहुँचाने के लिए मुझे प्रेरणा मिली अपने परिवार से, जिसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा। इन कहानियों के पात्र और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपनी कहानियों में से एक, जिसका शीर्षक है घर वापसी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लोग क्या कहेंगे? समाज में रहना है हमको। लोगों का क्या है माँ? भाभी के दुख बांटने लोग नहीं आएंगे। उन्हें तो बस बातें करनी है। उनकी बातों की वजह से क्या हम जीना छोड़ दें? मीना ने माँ को समझाया। विधवा की शादी? नहीं मीना, हमारे समाज में यह ठीक नहीं समझा जाता। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। माँ के स्वर में क्रोध था। अम्मा, एक बार सोच कर देखिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर सड़क हादसे में परम भैया की जगह नीता भाभी का देहांत हो जाता, तो क्या आप परम भैया का दूसरा विवाह ना करती? धर्म, समाज, लोग, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। समय के साथ परिवर्तन जरूरी है अम्मा। मीना का पति संदीप उन्हें समझा रहा था। उसने अपने ससुर से मुखातिब होते हुए कहा, बाबूजी, हम कब तक अंधविश्वास में डूबे रहेंगे? कब तक धर्म और समाज के नाम पर उन रीति रिवाजों की दुहाई देते रहेंगे जो सिर्फ दुख ही देते हैं, दुख में सहारा नहीं बनते? बाबूजी संदीप का चेहरा ध्यान से देख रहे थे। तभी बड़ी भाभी ने कहा, अम्मा, नीता की अभी उम्र ही क्या है? 25 साल की है। बिना पति के पूरी जिंदगी कैसे काटेगी? तो क्या नीता राजी होगी? और इतनी जल्दी कोई लड़का उसके लायक मिलेगा कहां से? अम्मा ने बड़ी बहू की तरफ देखते हुए कहा। अम्मा, मीना ने नीता को टटोला था। पहले तो वह नहीं मान रही थी, लेकिन जब उसे हम सब ने मिलकर समझाया तो बड़ी मुश्किल से राजी हुई है वो, संदीप ने जोर देते हुए कहा। लेकिन बेटा, कौन नीता को परी के साथ अपनाएगा? कौन उन दोनों की जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार होगा? बाबूजी की आंखों में अब आंसू तैरने लगे थे। बड़ी भाभी ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, मेरे मायके में मेरी मौसी का बेटा है, बैंक में नौकरी करता है। उम्र भी 28-29 की है। पिछले साल उसकी पत्नी प्रसव के दौरान चल बसी। बेटा है एक। मैंने मौसी से पूछा था, उन्हें और उनके बेटे को कोई एतराज नहीं, लेकिन शायद परी को नहीं अपनाएंगे। घर अच्छा है बाबूजी। तो परी का क्या? कौन देखेगा उसे? वह बिन बाप की बेटी अब बिन माँ के भी हो जाएगी। अम्मा रोने लगी थी। नहीं अम्मा, परी मेरे पास मेरे बच्चों के साथ रहेगी। मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। संदीप ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? हमें तुम पर पूरा विश्वास है बेटा। आज परम होता तो यह दिन देखना ना पड़ता, कहकर अम्मा रो दी। दूर दरवाजे के साथ सटकर खड़ी नीता सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। परी को संदीप और मीना को सौंपने की बात सुनकर उसकी हिचकियां बंध गईं। फूट फूट कर रो पड़ी। अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे अलग कर पाएगी खुद से? परम की निशानी को कैसे सौंप देगी किसी और को? भागकर मीना ने नीता को संभाला और अम्मा के पास बैठा दिया। अम्मा उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे।
और मन में बेटे को खो देने का गम। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, बाबूजी ने कहा तो अम्मा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। नीता, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। मीना को जब विदा किया तो तुम आ गई थी इस घर में। बड़ी बहू और तुमने हमारी बहुत सेवा की है बेटा। होनी को कौन रोक सकता है। तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन पहाड़ जैसी जिंदगी है तुम्हारे सामने और हर कदम पर साथ और सहारे की ज़रूरत होती है। बाबूजी का गला अब भर आया था। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, बेटी, परी को मीना बहुत अच्छी तरह पालेगी, क्योंकि मुझे अपनी परवरिश और दिए हुए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। तुम उसकी चिंता न करना। जब दिल चाहे उसे मिलने आ जाया करना। बाबूजी ने नीता के सिर पर हाथ रखा तो नीता फूट पड़ी। उसके मन में छुपा गुबार उसकी आंखों से बह निकला। नीता के मायके वालों से पूछा किसी ने? अम्मा बीच में ही बोल पड़ी तो मीना ने कहा, हाँ अम्मा, उन्हें कोई एतराज नहीं है। नीता, बेटी, तेरी शादी हम ही करेंगे। यह तेरा घर है। अब तुझे तेरे पति के घर हम ही विदा करेंगे, बाबूजी ने कहा तो नीता ने परी को गले लगा लिया। लेकिन ठीक 15 दिन बाद सादे समारोह में नीता की शादी केशव से हो गई। केशव खुले विचारों का हंसमुख लड़का था। नीता को नए घर में कोई मुश्किल नहीं आई। केशव के साथ साथ अपने सास ससुर का पूरा ध्यान रखती थी नीता। केशव के बेटे अंश को जब गोद में लेती तो उसे यकायक परी का ख्याल आ जाता। आंखें नम हो जाती। जब उसे दुलारती, उसे अपने हाथ से खिलाती, खेलती उसके साथ, उसके पास थपकियां देकर उसे सुलाती तो नीता के मन को अजीब सा सुकून मिलता। नए घर में नीता रच गई थी। नीता और केशव की शादी को 4 महीने हो गए, पता भी नहीं चल पाया। तभी एक दिन बड़ी भाभी अपने बच्चों के साथ उनके घर आई। दिन भर तो सेवा सत्कार में निकल गया। रात को जब नीता बड़ी भाभी के पास बैठी तो परी के बारे में पूछकर आंखें भर ली उसने। भाभी, परी को भी ले आती साथ। नीता की आवाज़ में दर्द था। भाभी ने भी नीता को ढाढ़स बताते हुए कहा, अगली बार आऊंगी तो पक्का लेकर आऊंगी। बड़ी भाभी 2 दिन रुकी। पता भी नहीं चला कैसे बीत गए 2 दिन। भाभी बच्चों के साथ जिस दिन वापस गई, उससे अगले दिन केशव के लिए नाश्ता परोसते समय नीता को चक्कर आ गया। केशव ने संभाला, अगर ना संभालता तो गिर जाती। उसने नीता को कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया। तभी माँ ने कहा, बेटा, शायद बहू की तबीयत ठीक नहीं आज। दफ्तर ना जा, बहू को किसी डॉक्टर को दिखा ला। केशव ने माँ की बात सुनते ही दफ्तर फ़ोन करके छुट्टी का बोल दिया और नीता को कहा डॉक्टर के पास चलने को। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि नीता माँ बनने वाली है, लेकिन कमज़ोर बहुत है, इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। केशव और उसकी माँ बहुत खुश थे। केशव नीता का पूरा ख्याल रखता और आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। समय पूरा होने पर नीता ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया, लेकिन वह बेहद कमज़ोर थी। डॉक्टर ने बच्ची को अस्पताल में ही रखा और नीता को दूसरे दिन घर भेज दिया। बच्ची 4 दिन अस्पताल में रही, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने में नाकामयाब रहे। बच्ची के गुजर जाने के बाद जहां केशव को सदमा लगा, वहीं नीता बुरी तरह से टूट गई। केशव ने इस हालात में भी नीता का पूरा ख्याल रखा। नीता से मिलने मीना और संदीप आए, उसे सांत्वना देने, और उनके साथ परी भी थी। परी को सीने से लगाकर नीता बुरी तरह से रोई। मीना, संदीप और परी लौट गए, लेकिन नीता के मन में खलबली मच गई थी। केशव नीता के हालात से
पूरी तरह से वाकिफ था। दिन रात सोचता रहता। आखिर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद केशव ने बच्ची के गुजर जाने और नीता के संभल जाने पर 1 महीने बाद एक दिन अचानक नीता से कहा, कल हम मीना दीदी के घर चलेंगे, सामान पैक कर लेना। क्यों? वहाँ क्यों जाना है? नीता की आंखें कुछ जानना चाह रही थी। कुछ ज़रूरी काम है, अंश भी साथ चलेगा, मैंने माँ को बता दिया है, कहकर केशव ने नीता की तरफ देखा और सोने को कह दिया। अगली सुबह जब घर से निकले तो नीता के मन में सवाल भी थे और खुशी भी थी परी से मिलने की। मीना के घर पहुंचे तो वहां बड़ी भाभी को भी केशव ने बुला रखा था और नीता के पहले सास ससुर भी मौजूद थे। नीता परेशान थी कि आखिर बात क्या है। चाय पीने के बाद केशव ने अपनी बात शुरू की। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मेरी पहली पत्नी का देहांत अंश के जन्म के समय हुआ। अब नीता ने बच्ची को जन्म दिया तो वह गुजर गई। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, लेकिन अब और दुख सहने की हिम्मत नहीं मुझ में। इसलिए मैंने फैसला किया है कि परी अब से हमारे पास रहेगी, हमेशा के लिए। मैं परी को लेने आया हूँ। अंश और परी भाई बहन की तरह जिंदगी भर रहेंगे। मैं अंश का ही नहीं, परी का भी पिता हूँ आज से। वे अब मेरी जिम्मेवारी है, कहकर केशव की आंखों से आंसू टपक पड़े। नीता अंश और परी को गले से लगाकर रो रही थी। आज मुझे लग रहा है कि मेरा परम मरा नहीं, वह जिंदा है। तुम मेरे बेटे हो केशव, कहकर बाबूजी ने नीता और केशव के सिर पर हाथ फेरा। केशव ने बाबूजी और अम्मा के पैर छुए। मीना, संदीप और बड़ी भाभी भी अपने आंसू छुपा नहीं सके। केशव और दोनों बच्चों के साथ घर वापसी के वक्त नीता को लग रहा था कि आज वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। धन्यवाद। जय हिंद।